हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं जैन ऑस्टिन की बायोग्राफी। हमने प्राइड एंड प्रेजुडिस कंप्लीट कर लिया है। वैसे इसकी पीडीएफ मैंने आपके लिए अपडेट कर दी है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जब मैं आपको बताऊंगा, आप सुनेंगे तो आपको वो याद रहेगा। तो इसलिए मैं आपको एक बार इसको ब्रीफ में पढ़ा देता हूँ। तो देखिए, बहुत आसान है। देखो, याद कैसे रहता है, मान लो जैसे हम बात करते हैं कि चलो शुरू ही करते हैं, बात बाद में कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इनका जो नाम है, पूरा नाम, ये है जैन ऑस्टिन। इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 1775 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, देखो मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है कि इनका जन्म बस याद रख रखा है मैंने 1775। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18। तो इससे ये हो जाता है कि 1817 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था स्टीवेंटन में और इनकी मृत्यु हुई थी विंचेस्टर में। दोनों हैम्पशायर में आते हैं, इंग्लैंड में। इनकी जन्म की अगर आप तारीख याद रखें तो 16 दिसंबर, और अगर मृत्यु की तारीख याद रखें तो 18 जुलाई 1775 और 1817। जितना ट्रिक लगा लो उतना बढ़िया है, आपको कम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कौन थी? ये एक नोवेलिस्ट हैं। इनके पिताजी का नाम याद रख लेना। इनके पिताजी का नाम है जॉर्ज ऑस्टिन, जो कि एक क्लर्जीमैन थे, एंग्लिकन क्लर्जीमैन। और इनकी जो मदर हैं उनका नाम है कैसेंड्रा ली ऑस्टिन, जो कि एक बहुत ही रेस्पेक्टेड फैमिली से आती है। कैसेंड्रा इनकी एक सिस्टर का भी नाम है, एकमात्र सिस्टर है इनकी। ये टोटल 8 सिबलिंग्स हैं, टोटल 8 भाई बहन हैं, जिसमें जो जैन ऑस्टिन है ये 7th नंबर पे आती है। ठीक है, इनकी जो बहन है उसका नाम है कैसेंड्रा। ये देखिए यहाँ पर, कैसेंड्रा एलिजाबेथ ऑस्टिन, जो कि जैन की ओनली एक सिस्टर है। और बाकी इनके भाई हैं जिनके नाम हैं जेम्स ऑस्टिन, जॉर्ज ऑस्टिन, एडवर्ड ऑस्टिन, हेनरी थॉमस ऑस्टिन, फ्रांसिस फ्रैंक ऑस्टिन और चार्ल्स ऑस्टिन। ठीक है, ये बाकी इनके भाई हैं। और कैसेंड्रा जो है ये इनकी बहन है, मतलब ये 2 बहनें हैं। जेन आती है 7वें नंबर पे। ठीक है, इनकी उम्र टोटल रही है 41 ईयर्स, है ना। आप गिन लो, 1775 से 1817, मतलब कि 25 साल ये और 17 साल ये, 41 ईयर्स इनकी टोटल एज रही। ज़्यादातर वर्क्स इनके, मतलब शुरुआत में जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है जो हम पढ़ेंगे, है ना, जैसे एमा, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस, जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी, तो ये वर्क्स है ना, इनके पब्लिश हो गए। और ये भी पता नहीं चला कि ये किसने लिखे हैं। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई, है ना, 1817 में, उसके बाद में फिर इनका एक भाई है, उसने ये धीरे धीरे मतलब पब्लिश करवाए। और बाद में पता चला कि ये, फिर उसके बाद में नाम लिखवाया गया कि जैन ऑस्टिन ने लिखे थे ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब एजुकेशन के बारे में बात करें तो देखो, इनका स्कूली एजुकेशन जो है 1779 से 1786 तक रहा। और ज़्यादातर इन्होंने घर पे पढ़ी चीज़ें। और मैं तो कहता हूँ कि घर पे आपको पढ़ना चाहिए बहुत कुछ। लोग पढ़ाई को समझते हैं केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई, लेकिन उससे जीवन में आदमी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। और जब वो दूसरी चीज़ें घर पे पढ़ेगा, जैसे इन्होंने ज़्यादातर पढ़ाई जो है वो घर पे करी, देखो लार्जली सेल्फ टॉट एट होम, है ना। और वहाँ पे इन्होंने नॉवेल्स पढ़े, हिस्ट्री पढ़ी, पोइट्री पढ़ी, सरमन्स पढ़े। पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं खुद भी पढ़ता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे देखो, मेरे सामने किताब पढ़ी है, छांग्य उपनिषद। अब ये घर पे पढ़ते हैं, यहाँ से असली ज्ञान निकल के आता है, असली ज्ञान यहाँ से मिलता है। पढ़ना चाहिए। अभी तो आप ये पढ़ लो पहले, ठीक है। जब आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब तो लगनी है, वो तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो जब वो लग जाएगी उसके बाद अच्छी अच्छी किताबें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद इनको जो इन्फ्लुएंस मिला, अर्ली इन्फ्लुएंस, वो किससे मिला? सैमुअल रिचर्डसन, ये नाम याद रखना, आपको और भी नाम याद रखने हैं, हेनरी फील्डिंग एंड फैनी बर्नी। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में इन्होंने शुरुआत में स्टोरीज, पोएम्स, है ना, बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखनी शुरू करी एज ए टीनेजर। मतलब जब ये टीनेजर में थे, टीनेजर का मतलब क्या होता है? 13 to 19 में जो होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, वो टीनेजर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो इन्होंने शुरुआती दौर में जो वर्क लिखे, उनको बोला जाता था जुवेनिला।
है ना, जुवेनिलिया बोला जाता था, जो कि इन्होंने लिखे हैं 11 to 17 के बीच में। ये देखो टीन एज में इन्होंने लिखे हैं बहुत सारे वर्क्स। उस समय इन्होंने राइटिंग करना शुरू कर दी थी, जैसे स्टोरीज, पोएम्स और भी बहुत सारी चीजें लिखते थे। आगे अगर बात करें तो अर्ली राइटिंग्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो इन्होंने जो सबसे पहले क्या लिखा था, एक इन्होंने लिखा था लेडी सुजैन। अब ये जो लेडी सुजैन है, ये एक एपिस्टोलरी नॉवेल है। एपिस्टोलरी नॉवेल जो होता है वो बहुत ही छोटा, उसको आप एक डायरी में लिख सकते हैं, आप उसको मेल के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है, आप उसे जो है लेटर्स के थ्रू लिख सकते हैं, डायरीज के थ्रू लिख सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू लिख सकते हैं, या और किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इस टाइप के नॉवेल बहुत ही छोटे होते हैं, ऐसे नॉवेल को बोला जाता है एपिस्टोलरी नॉवेल। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना। और ये था लेडी सुजैन, तो कभी पूछ ले लेडी सुजैन कैसा नॉवेल था, तो आप बताइएगा एपिस्टोलरी नॉवेल था ये, ठीक है। लेडी सुजैन इज वन ऑफ जेन ऑस्टिन अर्लीस्ट कंप्लीट वर्क। सबसे पहले इन्होंने इस वर्क को कंप्लीट किया था। हाँ, ये अलग बात है कि इसको पब्लिश करवाया गया था कब, पोस्थमसली। और पोस्थमसली भी कब, इसको याद कैसे रखोगे, 1817 में उनकी मृत्यु हुई थी। इस 17 को उल्टा कर दो 17 तो मतलब 1817 में इसको पब्लिश करवाया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट एलिनर एंड मैरिन। अब ये देखो, आपने जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी की बात करें तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी एक ऐसा वर्क है जिसको पब्लिश करवा दिया गया था, लेकिन नाम नहीं पता था। नाम बाद में पता चला जब उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, कि किसने लिखा है। ये जो एलिनर एंड मैरिन है, ये दो सिस्टर्स हैं, किसके अंदर, सेंस एंड सेंसिबिलिटी के अंदर। तो पहले इसका नाम एलिनर एंड मैरिन था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया और फिर कर दिया सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपके प्राइड एंड प्रेजुडिस का क्वेश्चन आता है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस का पहले क्या नाम था, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस का था पहले फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है। इसी टाइप से जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इसका नाम क्या था, तो आपको बताना है एलिनर एंड मैरिन, ठीक है। तो ये वास्तव में ये दो बहनें थी। और इसमें भी कभी एक और क्वेश्चन आ जाए तो इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रास्ट टेम्परामेंट था। कॉन्ट्रास्ट मतलब यहाँ पर सेंस का मतलब रीजन और सेंसिबिलिटी का मतलब इमोशन, ठीक है, विच इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है फर्स्ट इंप्रेशन। तो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन, पहले इसका नाम था, बाद में इसका नाम कर दिया प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट है सुजैन। ये जो सुजैन है, ये नॉर्थएंगर एबे का नाम है, ठीक है। सुजैन वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द हीरोइन इन व्हाट लेटर बिकम नॉर्थएंगर एबे। मतलब पहले सुजैन था, बाद में इसको नॉर्थएंगर एबे कर दिया। जैसे ये फर्स्ट इंप्रेशन था, बाद में इसको प्राइड एंड प्रेजुडिस कर दिया। जैसे ये एलिनर मैरिन था, बाद में इसको सेंस एंड सेंसिबिलिटी कर दिया। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सुजैन है, ये ऑस्टिन ने कंप्लीट कर दिया था 1798 to 1909 में। इसके बाद में ये पब्लिशर को सोल्ड भी कर दिया, लेकिन पब्लिशर ने जिंदगी में जब तक वो जीवित रही तब तक इसको पब्लिश नहीं किया, ठीक है, लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं किया। इन द रिवाइज वर्जन, बाद में इसका रिवाइज वर्जन जो था, सुजैन का नाम कर दिया गया कैथरीन मॉरलैंड। और उसके बाद में इसको पब्लिश करवाया गया पोस्थमसली इन 1818। 1817 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1818 में इसको पब्लिश करवाया गया, ठीक है। और किस नाम से पब्लिश करवाया गया, अंडर द टाइटल नॉर्थएंगर एबे। तो कभी नॉर्थएंगर एबे का क्वेश्चन आया, पहले इसका नाम क्या था, तो आपको बताना है सुजैन। कभी कोई ऐसा नाम आया इससे रिलेटेड, तो कैथरीन मॉरलैंड। बोलो, क्लियर है। आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में अब एडल्टहुड और फैमिली लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने जीवन में कभी भी शादी नहीं करी। और ये जो है ये अपने टाउन में रहती थी, कैप्टोन जिसका नाम था, वहाँ पे शांति से रहती थी, फालतू किसी से कोई ज़्यादा बोलचाल नहीं। और इसके बाद में जब इनकी पिता की मृत्यु हो गई तो इनका जो भाई था, उनसे इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। अब आगे बात करते हैं पब्लिश्ड नॉवेल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपके, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनेंगे वो इनके नॉवेल से, कौन से का नाम क्या था पहले, कौन सा पहले पब्लिश हुआ, कौन सा बाद में। तो अब देखो, यहाँ पर आप वापस से आ जाओ। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इसको पब्लिश करवाया गया था 1811 में, ठीक है, लेकिन एनोनिमसली, नाम नहीं पता था किसने किया, बस ऐसे लिखा था बाय अ लेडी, कोई लेडी है जिसने पब्लिश किया, नाम नहीं पता कौन है। नाम पता चला था आफ्टर डेथ, पोस्थमसली। इसको पब्लिश करवाया गया था एनोनिमसली। एनोनिमसली का मतलब होता है जब किसी का नाम पता नहीं होता है। पोस्थमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ। तो यहाँ पर प्राइड एंड प्रेजुडिस जो कि 1813 में पब्लिश किया गया था, मैन्सफील्ड पार्क 1814 में पब्लिश किया गया था, और एमा 1815 में पब्लिश किया। तो इसको ऐसे याद रखना, 11 के बाद 12 छोड़ देना, 13, 14, 15।
सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क और एमा। और एक और याद रखना है कि इन चारों को एनोनिमसली पब्लिश किया गया था, मतलब नाम नहीं पता था, है ना। और उसके बाद में इनका जो नाम आया वो आफ्टर डेथ आया। ओके, चलो इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइड एंड प्रेजुडिस का ओरिजिनल टाइटल फर्स्ट इंप्रेशन था, ठीक है। और ये जो एमा है, कभी पूछ ले कि किसको डेडिकेट किया गया था, तो ये डेडिकेट किया गया था किसको, प्रिंस रेजेंट फ्यूचर जॉर्ज फोर्थ, इनको ये इन्होंने डेडिकेट किया था। आगे बात करते हैं। इसके बाद में आप आ जाओ पोस्टमसली पब्लिकेशन। 1817 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये थोड़ी सी बीमार हो गई थी, और 18 जुलाई 1817 में विनचेस्टर एट द एज ऑफ 41, टोटल इनकी 41 की एज रही, उसमें इनकी मृत्यु हो गई। इनको बरीड किया गया था विनचेस्टर कैथेड्रल में, ठीक है। पोस्टमस वर्क इनके क्या क्या हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। एक तो नॉर्थएंगर एबे और एक परसुएशन। ये जो परसुएशन है ये एक तरह से एक लव स्टोरी है, और नॉर्थएंगर एबे जो है ये सटायर ऑफ गोथिक नोवेल। और पोस्टमस वर्क ये आपका हो गया पब्लिश 1808 बाय हर ब्रदर हेनरी ऑस्टिन। किसने पब्लिश करवाया गया था, तो इनके जो ब्रदर हैं जिनका नाम था हेनरी, उन्होंने इसको बाद में पब्लिश करवाया। अनफिनिश्ड वर्क, कुछ वर्क ऐसे भी रहे जो इनकी मृत्यु हो गई थी, ये लिख रहे थे, वो फिनिश नहीं हो पाए, तो उनका नाम है सैंडिटन और द वेटसन्स, ये दोनों वर्क हैं। इसके बाद अगर इनकी थीम की बात करें तो ये फोकस करती थी किसके ऊपर, कोर्टशिप के ऊपर, ये फोकस करती थी क्लास के ऊपर। जैसे हमने प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा तो उसमें आपने यही चीजें पढ़ी, जेंडर के ऊपर रोल, जेंडर रोल्स, है ना, मॉरलिटी, पर्सनल ग्रोथ। इसके बाद में इनको जाना जाता था इनकी आयरनी एंड वीट के लिए, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स के लिए, फेमिनिस्ट के लिए और सबटल सोशल क्रिटिक के लिए। तो ये तो ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो किससे रिलेटेड बनेंगे, जैसे वर्क्स से रिलेटेड, है ना, या जो इनके कॉन्टेम्प्रेरीज हैं उनसे रिलेटेड, या फिर किसने इनको क्रिटिक किया, है ना। ये थोड़े से टफ लेवल के हो जाते हैं, अगर पूछ, वो भी हमने कवर किए हैं इसमें। सारी चीज़ें कवर करिए, छोड़ना कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी तक मैंने आपको जो बताया वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आपको अगर मैं पूछूं कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो आपको याद आ गया होगा कि 1775 में जन्म हुआ था, 1817 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। आपको वो वर्क भी सारे याद होंगे लाइन से, 1811, 12 छोड़ना है, 13, 14, 15, ठीक है। लास्ट में था एमा, फर्स्ट में था सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ठीक है। तो सुनोगे तो याद रहेगा, सुनने का यही फायदा है, ठीक है। इसके बाद इनके लेजेसी के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ में इस वीडियो के नीचे अपडेट करूंगा, है ना। इनको जाना जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। इनके जो नॉवेल्स होते हैं जो बहुत ही वाइडली रीड किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेलिब्रेट किए जाते थे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इसके अलावा जो है इनसे काफ़ी सारी इनसे इंस्पायर होकर काफ़ी सारी फिल्म्स भी लिखी गई है, बहुत सारी फिल्म्स भी हैं। आप यूट्यूब पे अगर जाके देखेंगे और वहाँ पे आप प्राइड एंड प्रेजुडिस अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी फिल्म्स उससे रिलेटेड बनी हुई है, ठीक है। और फेमस एडमायर्स, इनकी जो प्रशंसा करी जिन लोगों ने, उसमें इंक्लूड है वर्जीनिया वुल्फ, हेनरी जेम्स, हैरोल्ड ब्लूम और लॉनियल ट्रिलिंग। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इनकी प्रशंसा करी, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। अब ये मैंने एक टेबल बना दी आपके लिए, वापस से काम आपके लिए ऐसा करेंगे कि कोशिश ये है कि आपको याद रह जाए चीज़ें। अब मैंने फिर एक टेबल और बनाई, इस टेबल में मैंने आपके लिए वापस से इनका बर्थ कब हुआ, ठीक है, इनके मेजर वर्क कौन कौन से हैं जो आपको खास करके याद रखने हैं, इनकी मृत्यु कब हुई, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस एक टेबल बना दी। थीम क्या है, लेजेसी क्या है, उसके बाद में इनका जो टाइमलाइन है एक तरह से कि कब कब इन्होंने क्या क्या किया, तो वो भी मैंने आपके लिए अपडेट कर दिया है। 1775 में इनका जन्म हुआ, उसके बाद में 83 से 86 तक इन्होंने स्कूल अटेंड किया, 95 से 96 तक इन्होंने कई सारे वर्क्स लिखे, 81 में ये बाथ चले गए थे, 1805 में इनकी फादर की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये 1809 में ये केपटाउन मूव कर गए थे, है ना। 1811 से 15 तक इन्होंने 4 नॉवेल पब्लिश किए, याद हो तो आपको मैंने अभी टेबल बनाई थी, 11 के बाद 12 छोड़ो, 13, 14, 15, ठीक है, जो कि एनोनिमसली थे, है ना। इसके बाद में ये थोड़े से 1817 में थोड़े से बीमार पड़ गए और 1817 में जाके इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये जो दो वर्क परसुएशन एंड नॉर्थएंगर एबे, इनको 1817 में पब्लिश किया गया था पोस्टमसली। अब यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, देखिए, अब चूंकि हम अगर थोड़ा सा टफ लेवल पे जाएं तो इनके जो कॉन्टेम्पररीज हैं, मतलब कौन थे जो इनके साथ में थे, तो मैंने पूरी लिस्ट भी बना दी है, तो आप एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना।
एक विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, जो कि एक रोमांटिक पोइट्री जो कि खासकर जाने जाते हैं लिरिकल बैलेट के लिए, है ना, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो और कौन कौन से इनके कॉन्टेम्परेरीज थे वो आप एक बार देख लीजिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, लॉर्ड बायरन, पर्सी बेसी शेले, ये खास नाम आप याद रखिएगा, है ना। इनका यहाँ पे लिख भी रखा है 1717 से 1815 तक रहे, ये आपको एक बार पढ़ना है। ये पीडीएफ मैंने आपके लिए अपडेट कर दिया है ना। ये काई के लिए जाने जाते हैं वो भी इधर लिख दिया है, जैसे ये रोमांटिक पोइट है ना। ये चीज़ आप एक बार, ज़्यादा लोड नहीं लेना है अपने को, मतलब ये मत सोचना सॉरी इतना कैसे याद करेंगे, ये केवल पढ़ने के लिए है, ठीक है। जैसे अभी आपके ही सिलेबस में आगे हम जाएंगे तो हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पूरा पढ़ेंगे, हम एसटी कॉलरिज को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इनके पूरे आपके चैप्टर हैं, आपके सिलेबस में है, ये पीबी शेले है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो बस ये है कि इनके कॉन्टेम्प्रेरीज कौन कौन से है, क्योंकि ये हर एक जो राइटर्स की जब बायोग्राफी पढ़ेंगे तो सब में आएंगे ये, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, एक एक बार देख लो बस, ठीक है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, तो आप एक बार इनको जरूर पढ़ना, जैसे इंपॉर्टेंट सर वॉल्टर स्कॉट, है ना, तो ये आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित कर दिया, ये पीडीएफ आपके लिए मैं अपडेट कर दूंगा। इसके बाद में फिर मैंने आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है जो कि अक्सर एग्जाम में आती है कि किसने इनके लिए क्या कहा, जैसे किसने इनकी प्रशंसा करी, प्रेस, और उसमें कहा क्या। तो इनकी जो प्रशंसा करी वो करी वर्जीनिया वुल्फ ने, है ना, और उनके लिए क्या कहा, ऑफ ऑल ग्रेट राइटर्स शी इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू कैच इन द एक्ट ऑफ ग्रेटनेस। कभी एग्जाम में आ जाए कि ये किसने कहा है, तो भैया ये वर्जीनिया वुल्फ ने कहा। इसके बाद आगे आप जाएंगे तो सर वॉल्टर स्कॉट, इन्होंने क्या कहा, दैट यंग लेडी हैज ए टैलेंट फॉर डिस्क्राइबिंग द इन्वॉल्वमेंट्स एंड फीलिंग एंड कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ विच इज टू मी द मोस्ट वंडरफुल आई एवर मेट विथ। ये किसने कहा, सर वॉल्टर स्कॉट ने। इसी तरीके से E.M. फोस्टर ने क्या कहा, जेन ऑस्टिन्स बुक्स वर्क ऑन मी लाइक अ ड्रॉट ऑफ कैंपेन, ही एडमायर हर विट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको बस E.M. फोस्टर याद रखना है और एक एक बार इन लाइंस को पढ़ लेना, किसने क्या क्या कहा, ठीक है। W.H. ऑर्डन ने क्या कहा, यू कुड नॉट शॉक हर मोर देन शी शॉक्स मी, ठीक है। इसके बाद फिर एक और चीज मैंने आपके लिए इसमें ली है, फिर हेरोल्ड ब्लूम ने इनकी प्रशंसा करी, ऑस्टिन्स आयरनी इज एज प्रोफाउंड एज इट इज सब्टल। इसके बाद आप आ जाते हैं क्रिटिसिज्म में, किसने इनको क्रिटिसाइज किया, है ना। भाई देखो, आप अगर जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति आपका प्रशंसक मिलेगा। आज जैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी कि हर आदमी आपकी प्रशंसा करेगा, वाह वाह सर क्या बात है, नहीं ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा होगा भी नहीं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके क्रिटिक्स होंगे, जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अरे क्या पढ़ा दिया, अरे ऐसा थोड़ी आता है, अरे वैसा थोड़ी आता है। तो ये सबके साथ होता है। आज देखो इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो देखो जितने लोगों ने प्रशंसा करी, है ना, तो इसमें कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, अरे क्या लिखती है, ऐसा ऐसा कोई लिखता है क्या, कोई भी लिख दे मैं भी लिख दूं, ऐसा तो मैं भी पढ़ा दूं, ऐसा तो मैं भी कर दूं, ये तो मैं भी कर सकता हूं, तो ये होगा। तो क्रिटिसिज्म, चार्लोट ब्रॉन्ट, मार्क ट्वेन, राल्फ वॉल्डो इमर्सन, एक एक बार इनको मैं ये कह रहा हूं कि इनको एक एक बार केवल पढ़ लेना, लोड नहीं लेना, समझ गए। हाँ, लोड लेने से गड़बड़ हो जाती है, आराम से ठंडे दिमाग से इनको पढ़ो, है ना। ये हमने थोड़ा सा इसको एडवांस ले लिया कि कभी मान लो पूछ ले एग्जाम में, तो ये नाम इनके 2-3 हैं, राल्फ वॉल्डो। देखो क्रिटिसाइज करने वाले लोग कम है, प्रेस करने वाले लोग ज्यादा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, बोलो समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे ही आपके आगे के जो राइटर्स हैं उनके भी मैं पूरा आपको कंप्लीट पीडीएफ, फिर इसके क्वेश्चन भी दूंगा मैं आपको, कम से कम 50 क्वेश्चन दूंगा राइटर्स के, एक बार पढ़ना है। मैंने आपको बोला हर एक चीज एक बार पढ़ना है, ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। चलिए, तो आपके 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं नए, प्राइड एंड प्रेजुडिस, टेल ऑफ टू सिटीज और आपका जो है बाय बाय ब्लैकबर्ड, इनके राइटर्स भी अभी कंप्लीट कर दूंगा, सबके क्वेश्चन भी, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। अभी ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, अब वो अगर पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो लेयर 3 एजुकेशन का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा, ठीक है। बेसिक से मिलेगा, हर एक चैप्टर का आपको, चैप्टर का वीडियो, राइटर का वीडियो, पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ भर भर के मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप आप करिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें आपको प्री का कोर्स भी मिल जाएगा और आपके लिए मेंस का कोर्स भी मिल जाएगा। और तैयारी आप अभी से शुरू करें,
क्योंकि अभी से शुरू करेंगे तो किसी भी चीज़ को रिवीजन कर पाएंगे 2 बार 3 बार। एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ने को मिलेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।